भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव के लगभग 6 महीने बाकी हैं, लेकिन मामला अभी से टाइट हो गया है। इसका कारण है कि बाकी राज्यों में चुनाव को सिर्फ चुनाव के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन बिहार में इसकी परिभाषा बदल जाती है। यहाँ चुनाव का मतलब फेस्टिवल, इवेंट या कोई बड़ा जलसा। तो बात यह है साहब कि 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली का फतेह कर लिया है। अब उसकी नजर बिहार पर टिकी हुई है, क्योंकि जब से बीजेपी पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक उनका अपना सीएम बिहार में बना ही नहीं है। उधर आरजेडी भी 2 दशकों से सत्ता से बाहर है और नीतीश लंबे समय से सीएम की कुर्सी पर फेविक्विक की तरह चिपके हुए हैं, जिसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या आरजेडी इसका फायदा उठा पाएगी? ऐसे में सवाल ये भी आता है साहब कि अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी यानी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस में किसका पलड़ा भारी रहेगा? सबसे पहले बात एनडीए और इंडिया अलायंस के चुनावी तैयारियों की कि किस अलायंस की तैयारी ज्यादा अच्छी है, कौन इस वक्त चुनाव जीतने की स्थिति में है। चलिए हमेशा की तरह बेसिक से शुरू करता हूं। देखिए एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका फॉर्मेशन कांग्रेस के खिलाफ साल 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था। तब ये अलायंस मेनली 4 पार्टियों को मिलाकर बनी थी, जिसमें बीजेपी जयललिता वाली एआईआईटीएमके, बाला साहब वाली शिवसेना और सीएम नीतीश वाली समता पार्टी। वही समता पार्टी जो साल 2003 में जेडीयू हो गई। अब आगे चलकर साल 2019 में बाल ठाकरे वाली शिवसेना इस अलायंस से अलग हो जाती है। फिर जेडीयू भी 2 बार अलग होकर वापस से एनडीए में बनी हुई है। फिलहाल बिहार में एनडीए में 4 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान वाली एलजेपी और जीत रमन मांझी वाली हिंदुस्तान आवाम पार्टी। और साहब इन 4 पार्टियों ने साल 2024 में लोकसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर ही लड़ेंगे। अब आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस लोकसभा में एक साथ लड़ती है, लेकिन विधानसभा में ये अलग हो जाती है। उसका एक एग्जाम्पल कांग्रेस है, जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़कर केजरीवाल का खेल खराब कर दिया। अब पिछले कुछ सालों में बिहार में एनडीए के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिला है। मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर लड़ी तो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ हो गई। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी पार्टी विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया तो एनडीए के साथ हो गई। ऐसे में ज्यादातर अलायंस सीट बंटवारे या फिर चुनाव के ठीक 1-2 महीने पहले टूट जाते हैं। तो क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए अलायंस टूट जाएगा? अब इसे ऐसे समझते हैं कि साल 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव में विधानसभा की 243 सीटों में से बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, जबकि जीती केवल 74। जेडीयू 115 में से सिर्फ 43 सीटें जीती। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम 7 में से 4 सीटें जीती और मुकेश साहनी की वीआईपी भी 11 में से 4 सीटें जीती। वहीं चिराग पासवान की एलजेपी ने 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। फिलहाल उसके पास 5 एमपी हैं और सोर्सेज के अनुसार 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पहले से ही बीजेपी, जेडीयू 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बना चुकी है। उधर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी 30 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। अब इन सभी विधानसभा सीटों को जोड़ने पर 280 सीटें होती जा रही हैं, जबकि बिहार विधानसभा की टोटल सीटों की संख्या 243 है। तो सीट के बंटवारे में ही मामला खराब होता दिख रहा है। अब ऐसे में अलायंस के टूटने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल मुकेश साहनी इंडिया अलायंस का पार्ट है, लेकिन उनका कोई ठिकाना नहीं है कि वो चुनाव के दिनों में कहां रहेंगे। इन फ्यूचर वो एनडीए का पार्ट बनते हैं तो उन्हें बीजेपी कहां एडजस्ट करेगी? फिलहाल इसका जवाब बीजेपी के पास भी नहीं होगा। अब ऐसे में एनडीए से अलग होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी चिराग पासवान की भी है, क्योंकि वो नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर देखना पसंद ही नहीं करते। इसलिए उन्होंने साल 2020 के चुनाव में एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। सीएम नीतीश को हराने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा दिया था और इसमें वो कामयाब भी हो गए थे। तब चिराग ने जेडीयू को 43 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पीछे वजह थी कि जिन सभी 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी, उन सभी सीटों पर चिराग ने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए थे। कहा तो ये भी ज्यादा है साहब कि जेडीयू को कमजोर करने की बीजेपी की एक तरह की ये चाल भी थी। बीजेपी चिराग को बिहार में टूल की तरह यूज करती है, तभी तो विधानसभा चुनाव में जेडीयू को डैमेज करने के लिए अलग कर देती है और लोकसभा में खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए साथ कर लेती है। लेकिन इस बार अगर चिराग की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी तो साफ अनुमान है कि सीएम नीतीश के लिए 20 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लंबे समय से सीएम बने रहने से एंटी इनकम्बेंसी तो बनी ही है, साथ ही साथ लगातार पलटी मारने से भी इनकी छवि बहुत खराब हुई है।
लेकिन इस बार बीजेपी एलजेपी को अकेले नहीं लड़ने देगी, क्योंकि इससे सीएम नीतीश की कुर्सी के जाने का खतरा बना रहेगा। इन केस अगर ऐसा हुआ तो साहब नीतीश भी सेंटर से समर्थन वापस ले लेंगे। तो चिराग पासवान का एनडीए में रहना बीजेपी के लिए फायदेमंद तो है ही, लेकिन जेडीयू के लिहाज से ब्रह्मास्त्र जैसा साबित होता है। फिलहाल सीएम नीतीश एनडीए के साथ हैं और इनके पलटने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बीजेपी को सेंटर में इनकी बहुत जरूरत है। इसलिए सीएम नीतीश जितनी सीटों की डिमांड करेंगे उतनी बीजेपी को देनी पड़ेगी। अब इंडिया टुडे के पॉलिटिकल एनालिस्ट के मुताबिक इस वक्त बिहार के चुनावी गणित तराजू के दो इक्वल पाले में बटा हुआ है। एक पलड़ा है बीजेपी और दूसरा है आरजेडी। सीएम नीतीश जिस पलड़े में चले जाते हैं उधर पलड़ा भारी हो जाता है। ये साल 2005 से ही तो होता रहा है। नीतीश जिसके साथ अलायंस में रहते हैं उसकी अलायंस की जीत हो जाती है। अब ऐसे में इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन में सर्वे के आधार पर ये प्रोजेक्शन किया है, जिससे पता चलता है कि आज बिहार में चुनाव हुआ तो एनडीए को 52%, इंडिया को 42% और अदर को 6% वोट मिल सकते हैं। ऐसे में ये सर्वे लोकसभा चुनाव के लिहाज से किया गया है, लेकिन क्या इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? इसे ऐसे समझते हैं साहब कि लोकसभा और विधानसभा जो है वो दोनों अलग अलग चुनाव हैं। जैसे दिल्ली में 7-0, 67-3, फिर 7-0, 62-8। इस तरह से सभी राज्यों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बड़ा डिफरेंस रहता है। लोकसभा में जनता नेशनल मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करती है, जबकि विधानसभा चुनाव में इनके मुद्दे लोकल हो जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करता है, लेकिन विधानसभा में नहीं करता, इसलिए जो है नतीजे अलग अलग आते हैं। अब अगर देखिए इंडिया अलायंस की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव जीतने का उनके पास सबसे अच्छा मौका है। खासकर कि इस बार आरजेडी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा नहीं उठा पाई, तो शायद ही कभी ऐसा मौका उनको मिलेगा। लेकिन तेजस्वी क्या कर रहे हैं ये उनको खुद ही नहीं पता है। वो मीटिंग और कार्यकर्ता सम्मेलन करने में ही व्यस्त है, जिससे कुछ खास फायदा होने वाला ही नहीं है। चुनाव जीतने के लिए आरजेडी को 3 काम जरूर करने होंगे, वरना आज के समय में एनडीए अलायंस इंडिया के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी सबसे बड़ी वजह है एलजेपी और जेडीयू का एनडीए अलायंस का पार्ट होना। तो सवाल है साहब कि आरजेडी को वो 3 काम कौन से करने होंगे? तो सबसे पहले साहब नीतीश के खिलाफ जो है माहौल बनाना होगा। अपने बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर के प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को टास्क देना होगा कि वो गली गली जाकर सीएम नीतीश के खिलाफ छोटे छोटे प्रोटेस्ट करें, आंदोलन करें। जनता को बताएं कि किसी खेत में एक ही तरह की फसल की बार बार बुआई करने से पैदावार कम हो जाती है और इसके साथ ही प्लॉट भी खराब हो जाता है। इसलिए तो बदलाव बहुत जरूरी है। और इस बार आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट ये भी है कि बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने खुलेआम मंच से कह दिया है कि भाई 2025 का चुनाव जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दूसरा काम आरजेडी को सीट बंटवारे के टाइम ध्यान रखना होगा कि किसी पार्टी को उसकी क्षमता से ज्यादा सीट ना मिले। जैसे कि मुकेश साहनी की वीआईपी 40 और पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस 70 सीटों की डिमांड कर रही है, जो इंडिया अलायंस के लिए शुभ संकेत है ही नहीं। पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, जो कि उस समय महागठबंधन की हार की सबसे बड़ी वजह बनी थी। इंडिया अलायंस को बिहार में महागठबंधन भी कहा जाता है। अब ऐसे में साहब एक्सपर्ट कहते हैं कि कांग्रेस को 30 और वीआईपी को 15 से ज्यादा सीटें देना इंडिया अलायंस के लिए नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आरजेडी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद ही लड़े। वहीं लेफ्ट पार्टी को साल 2020 के चुनाव में 29 सीटें मिली थी और वो 16 सीटों पर चुनाव जीत भी गई थी, तो इनका स्कोर कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा। और इस बार लेफ्ट पार्टी ने अपने 2 एमपी भी जीते हैं, तो ये 3 से 4 सीट और ज्यादा डिजर्व करते हैं। अब आते हैं साहब तीसरे काम पर। अगर आरजेडी ने ठीक ठाक ढंग से अपना काम कर लिया तो जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। दरअसल मौजूदा समय में आरजेडी के पास सिर्फ यादव और मुस्लिम वाला वोट बैंक है, तो सिर्फ ये 2 समुदाय के वोट से ही कभी नैया पार नहीं होगी, क्योंकि एनडीए के पास मुस्लिम यादव को छोड़कर हर एक जाति के वोट पर मजबूत पकड़ है, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, श्रीवास्तव, कोयरी कुर्मी, वैश्य, मल्हार, नाई और दलित में हरिजन, पासवान, मुशाहार वगैरह वगैरह। खासकर आरजेडी 20 सालों से सत्ता से बाहर है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दलित वोटर बीजेपी पर शिफ्ट हो गए हैं, जो 20 साल पहले इनके कोर वोटर हुआ करती थी। दलित वोटर को वापस कैसे जोड़ें, इनके पास इसका कोई रोड मैप भी नहीं है। अब जैसे कि अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में दलित वोट को अपने फेवर में करके 42 एमपी जीत लिए थे, तो अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी पर आरजेडी के पीआर टीम को काम करना होगा। लेकिन पता नहीं इनकी टीम क्या ही कर रही है।
वहीं आज के दौर में बीजेपी की पीआर टीम काफी स्ट्रॉन्ग है साहब। बीजेपी एक राज्य के चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में तुरंत लग जाती है। एनडीए अलायंस की आपस की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, जबकि इंडिया अलायंस की बॉन्डिंग इतनी खराब है कि वीआईपी के मुकेश साहनी से पिछले 3 महीने में एक बार भी तेजस्वी की बात ही नहीं हुई है। और इसके अलावा आरजेडी के लिए एक और खतरे की घंटी है, और वो है जन स्वराज पार्टी, जो सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कह रही है, जिसमें प्रशांत किशोर ने 40 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतरने की बात कही है। इनका आरजेडी के मुस्लिम वोट बैंक पर अटैक करने का पूरा प्लान है, इसलिए तेजस्वी यादव इन्हें बीजेपी का बी टीम कहते हैं। वैसे बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की तुलना आम आदमी पार्टी से की जाती है। वजह यह साहब कि दोनों ही साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली चुनावों के बाद प्रशांत किशोर के भविष्य और उनकी राजनीति को लेकर एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं। राजनीतिक एनालिस्ट हेमंत कुमार झा ये भी कहते हैं कि पीके केजरीवाल की तरह साबित होंगे। ये दोनों ही नई राजनीति की बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पीके वोट कटवा से ज्यादा कुछ साबित नहीं होंगे। अब इसके जवाब में जन स्वराज के संस्थापकों में से एक आरके मिश्रा बीबीसी कहते हैं कि केजरीवाल जी की कथनी और करनी में अंतर आना शुरू हो गया था, लेकिन प्रशांत की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। दूसरा ये कि केजरीवाल के साथ एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, जबकि हम तो बिहार की सत्ताधारी पार्टियों की 35 साल की एंटी इनकम्बेंसी को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, इसलिए हमारी स्थिति एकदम अलग है। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर इनकी राजनीति बिहार वालों के समझ में बिल्कुल नहीं आती। जब चुनाव में लगभग 6 महीने ही बाकी हैं, तो कांग्रेस को इस समय अपना चुनाव प्रभारी बदलने की क्या ही जरूरत पड़ी है, और वो भी कर्नाटका की कांग्रेस के नेता कृष्ण अल्लावरू को बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। एक तो ये कन्नड़ भाषी हैं, इन्हें बिहार की राजनीतिक स्ट्रक्चर और जनता की साइकोलॉजी को समझने में ही 6 महीने पार हो जाएंगे। इसके अलावा हिंदी बनाम कन्नड़ भाषा को लेकर संघर्ष चलता रहता है। अब इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ नैरेटिव खड़ा कर सकती है। वहीं अगर बात करें तो अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने करीब 22 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक बिहार में प्रदेश समिति का गठन हुआ ही नहीं है। वैसे पिछले दिनों सदाकत आश्रम में राहुल गांधी से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा भी था कि आप दक्षिण भारत और यूपी को समय देते हैं, उसी तरह से बिहार को भी समय दीजिए। अगर आप बिहार को समय देंगे तो हम 1990 के पहले वाली कांग्रेस खड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी के दौरा करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। खैर, अगर ऑनेस्टली बात करूं तो फिलहाल इंडिया अलायंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के पास जेडीयू और एलजेपी जैसी पार्टी है, लेकिन इंडिया अलायंस में एक आरजेडी है जो मजबूत पार्टी दिख रही है। पर क्या इनके बाद कांग्रेस और वीआईपी जेडीयू और चिराग के एलजेपी के बराबर खड़ी हो पाएगी? इसका जवाब है नहीं। खासकर आरजेडी को चिराग पासवान की एलजेपी का कट ढूंढना होगा, या तो उन्हें बड़ा सा एक लॉलीपॉप देकर इंडिया अलायंस में शामिल करना होगा, क्योंकि दलित वोट को अपनी तरफ किए बिना लालटेन नहीं चलने वाली। तो कुल मिलाकर बिहार की पूरी चुनावी गणित समझने के बाद अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि एनडीए अलायंस इंडिया अलायंस पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आज चुनाव हुए तो एनडीए अलायंस जीत सकती है। बाकी ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर 6 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।